बोर्ड परीक्षाओं का समय नज़दीक आ चुका है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी को लेकर जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनमें कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों से चर्चा की गई थी और परीक्षा के दौरान, परीक्षा के पूर्व तनाव नहीं लेने की बातें प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों को कही गई थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंचल के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी। परीक्षा पर चर्चा विषय पर आज आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों में तनाव की स्थिति रहती देखने को मिलती है और बच्चे चाह करके भी अपने सही उत्तरों का जवाब उत्तर पुस्तिका पर नहीं लिख पाते हैं। सर, पॉइंट मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल एक ये यहाँ पे ये आता है सर, क्योंकि परीक्षाओं के नज़दीक आ गई सर, अगले महीने से परीक्षा है सर। तो ऐसे में सर देखने को ये मिलता है कि सर बच्चे इस परीक्षा को काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति में ले लेते हैं। उनकी सर माता पिता का भी कहीं ना कहीं से कोई दबाव रहता है, उनकी अनियमित दिनचर्या हो जाती है। तो सर ऐसे में किस स्थिति में बच्चों को जो अपने सीधे जो जानते भी हैं सर वो सवाल, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाते। तो सर बच्चे परीक्षा में सही तरीके से अपने सवालों का जवाब दें, इसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे, इस टॉपिक पर जो है आपने चर्चा करने का सोचा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं नज़दीक। अब इसमें बात ऐसी होती है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साल भर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, चाहे वो जो भी वजह रहा हो, और लास्ट में जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगती है तो इस वजह से जो है घर के लोग उनको उनके ऊपर दबाव डालते हैं, या उनका शुरू से ही जो परफॉर्मेंस सही नहीं रहता, इस वजह से उनको खुद को जो है कहीं ना कहीं दबाव महसूस होने लगता है कि पता नहीं एग्ज़ाम में मैं पास कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ पाऊँगा, कितना सारा कोर्स बचा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पहली बात जो बच्चों को ध्यान में रखनी है वो तो सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आपका कोई नया सेशन चालू होता है, जैसे आप 10वीं का एग्ज़ाम पास करके जब आप 11वीं में जाते हैं, तो शुरू से ही जो है आपको थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई करते रहनी चाहिए, ताकि लास्ट समय में आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आपका कोर्स बचा हुआ है और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया और अब आपको लग रहा है कि पता नहीं वो एग्ज़ाम मैं पास कर पाऊँगा कि नहीं, कोर्स कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप पिछले जो 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं, उसके टॉपिक्स पे आप ध्यान दें, यानी कि किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। अभी हम एग्ज़ाम पास करने की बात कर रहे हैं, अभी हम नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारे सामने एग्ज़ाम है, तो हमारी जो प्राथमिकता है वो एग्ज़ाम को पास करने की है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम पिछले 5 वर्षों के जो क्वेश्चन्स हैं उसको खंगालें, उसमें देखें कि किस टॉपिक्स से, क्वेश्चन नहीं, क्या क्वेश्चन आया था ये हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि किस टॉपिक से प्रश्न आया था। उस टॉपिक को हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। उन टॉपिक्स को हम लिख के कई बार जो है देखें, जिससे कि जो हमारी लिखने की प्रैक्टिस है वो भी हो जाए। तो इस तरीके से यदि आपका एग्ज़ाम पास आ गया है और आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप एग्ज़ाम को हैंडल कर सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं इस तरीके से। जी। सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी देखने को मिलता है कि चूंकि इस परीक्षा के दौरान सर माता पिता का भी एक प्रकार से बच्चों पर कहीं ना कहीं दबाव रहता है, क्योंकि टाइम, जैसे कि बच्चों का भी कहना है कि टाइम पे टाइम हमारे ऊपर पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है पालकों द्वारा कि आप रात रात जाग जाग करके पढ़ाई करिए। तो सर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पालकगण हैं, जो माता-पिता हैं, उनको मैं यह कहना चाहूँगा कि कभी भी बच्चों को बिना वजह पढ़ाई के लिए प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे रात को जग करके और अपनी नींद खराब करके यदि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो इससे तो उनकी मेमोरी का लॉस होगा। यानी कि जो चीज़ें उन्होंने पढ़ रखी है या उनको याद है, वो भी वो भूल जाएँगे। तो ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी चीज़ यह है कि जो बच्चे हैं उनको स्वयं एक रूटीन बना करके रखना चाहिए कि यदि मेरे दिन, मान लीजिए कि हम 8 घंटे सोते हैं, तो बचे हुए 16 घंटे जो हैं, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम्स पास है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई करने पर देना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम एक बार आपकी ख़त्म हो गई, उसके बाद तो आप फ्री हैं। 2-3 महीने की छुट्टी होती है, तो आप आपके दोस्तों के साथ आपको जो मस्ती करनी है, जहाँ एन्जॉय करना है, आप जा सकते हैं। तो हमारी जो साइकोलॉजिकल मेंटालिटी होनी चाहिए बच्चों की, खास तौर पे
माता पिता की मैंने बताया कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है, बच्चों को सिर्फ गाइड करना है कि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आपको पढ़ाई पर ज़्यादा समय देना चाहिए। बच्चों का कर्तव्य यह बनता है कि वो साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि भई 2 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम है और अब जो मेरा समय है ये बहुत कीमती समय है। तो इस समय का जो डिवीज़न है, जो विभाजन है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करना चाहिए। यानी कि हर मतलब मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो 2 घंटे या डेढ़ घंटे की पढ़ाई के बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगा। उसमें मैं अपने माता-पिता के साथ कुछ चर्चा कर सकता हूँ। यदि मेरा कोई टीवी में कोई शो आ रहा है, प्रोग्राम आ रहा है, कोई कार्टून देखना चाहता हूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मुझे 15 मिनट के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाना है। तो इस तरीके से यानी कि थोड़े-थोड़े गैप के बाद यदि वो पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि एक दिन में लगभग 12 से 14 घंटे की पढ़ाई वो कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। और इस तरीके से एग्ज़ाम उनको भारी भी नहीं लगेगा, माता-पिता भी कुछ नहीं बोलेंगे और उनको भी जो है एक अच्छी फीलिंग आएगी कि नहीं यार अब मैं प्रिपेयर हो गया हूँ। तो जी। इस तरीके से यदि वो अपने समय को विभाजित करके पढ़ाई में डालते हैं, तो मुझे लगता है कि माता-पिता भी कुछ नहीं बोलेंगे और वो भी खुद भी तनाव से दूर रहेंगे। सर, परीक्षा के दौरान आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं अपने दूसरे मित्रों को देख करके, जैसे किसी के घर कोई मिलने जाता है, सब कोई बात होती है, जी। मुलाकात करने जाता है सब्जेक्ट को लेकर के, हुँ, हुँ। तो उसे पढ़ते देख करके सब उसका भी ख्याल आता है मैं भी इस वक्त पढ़ूँ। तो सर, परीक्षा में सर समय प्रबंधन का कितनी उपयोगिता है सर? नहीं, समय प्रबंधन तो बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैंने बताया। आप यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते एग्ज़ाम में देखिए एक चीज़ है कि आपको पढ़ने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे मैंने बताया कि आपके पास दिन के 16 घंटे हैं, अब आपको उसमें पढ़ना भी है, अपने आप को थोड़ा-सा फ्री भी रखना है। तो आपको टाइम का विभाजन बराबर तरीके से करना पड़ेगा कि भई मैं डेढ़ घंटे पढ़ूँगा, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से विभाजित। दूसरा है कि आप जब एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, जब आप एग्ज़ाम का पेपर प्रश्न पत्र को हल करेंगे, तो आपको ये देखना है कि जो 2 नंबर का प्रश्न है, उसमें हमको जो है 5 लाइनें लिखनी है। अब आप वहाँ पे 10 लाइनें लिख देंगे और जो 5 नंबर का प्रश्न है या 10 नंबर का प्रश्न है, वहाँ पर आप 4 लाइनें लिख के आएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके नंबर एग्ज़ाम में कम आएँगे। तो ये चीज़ की प्लानिंग पहले से करनी चाहिए कि 2 नंबर का प्रश्न होगा, तो उसमें मुझे 4 ही लाइनें लिखनी है। मुझे उसमें अपना भले उस प्रश्न के बारे में मुझे कितना भी आता हो। तो ये मेंटालिटी, ये साइकोलॉजी हमको पहले से ही बिल्ड करके चलनी चाहिए कि भई प्रश्न पत्र ऐसा आता है, इसको इस तरीके से मुझे हल करना है जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊँगा तब। सर, परीक्षा की तैयारी के दौरान खान-पान को लेकर के भी बच्चों पर एक प्रकार से दबाव देखने को मिलता है। पिता उन पर प्रेशराइज़ करते हैं कि ये खाओ, ये पियो। तो सर, इसकी कितनी उपयोगिता है? देखिए, खान-पान का तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ख़ास तौर पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं अभी हाल में, जैसे कि आपने बोर्ड एग्ज़ाम की बात बताई। अभी हमारा 3 महीने के बाद हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। तो चाहे बच्चे हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों या कोई भी फ़ील्ड का व्यक्ति हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए खान-पान का महत्व इसलिए ज़्यादा होता है, उसका मैं कारण बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों बोलते हैं माता-पिता या हमारे बुज़ुर्ग। होता ये है कि यदि आप घर का खाना खाते हैं जिसमें कि सलाद का सेवन ज़्यादा आप करते हैं, फल का सेवन ज़्यादा करते हैं, रोटी, दाल, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दिमाग के केमिकल्स को डेवलप करते हैं। तो आप यदि घर का सुपाच्य भोजन करते हैं जो आसानी से पच जाता है, तो वो बैक्टीरिया पेट के हमारे अच्छे केमिकल्स बनाते हैं, जिससे कि हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, हमारा कंसंट्रेशन का जो एबिलिटी होती है वो बढ़ती है, हमें हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी याद शक्ति भी बढ़ती है। इसके विपरीत यदि आप बाहर का जो जैसे कि जंक फूड जिसको हम बोल देते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाट हो गया, गुपचुप हो गया, इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो पहली चीज़ कि आपका पेट सही नहीं रहेगा। पेट सही नहीं रहेगा तो पेट के जो बैक्टीरिया हैं वो सही नहीं रहेंगे। वो सही नहीं रहेंगे तो केमिकल्स ही नहीं बनाएँगे और केमिकल्स ही नहीं बनेगा तो आपकी याद शक्ति तो समय के साथ कम होती चली जाएगी। दूसरी दूसरी चीज़ ये होती है कि आप यदि बाहर का खाना खाते हैं जंक फूड, तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको डायरिया हो सकता है। आपका पेट खराब हो जाए एग्ज़ाम के दिन तो आप कैसे करेंगे? एग्ज़ाम से पहले मान लीजिए आपको टाइफाइड हो गया या पेट की लीवर की कोई समस्या हो गई, पीलिया हो गया, जो कि अक्सर देखा गया है कि बाहर का खान-पान करने से ज़्यादा होता है। तो यदि आप इस तरीके के चक्कर में फँस जाएँगे तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे देने जाएँगे? तो इसके पीछे ये एक बड़ी वजह है कि इसलिए माता-पिता, बुजुर्गगण ये कहते हैं कि आप घर का अच्छा भोजन खाइए जिसमें कि
फलों का और सलाद का सेवन अधिक मात्रा में होना चाहिए, ताकि आपकी मेमोरी पावर बढ़ सके, आपका कॉन्संट्रेटिंग एबिलिटी बढ़ सके, और आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप स्वस्थ रहें। सर प्रतियोगी परीक्षाएं हो चाहे स्कूली परीक्षाएं हो, तो इसकी सर प्रभावी तैयारी किस रूप से की जा सकती है? तो आदमी स्वयं अपना आकलन करके सर तैयारी करता है, कुछ बच्चे जो होते हैं अपना आकलन करते हैं, कुछ दूसरों की देखा देखी करते हैं, तो सर ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के समय का, कि देखा-देखी बहुत होती है। बच्चे और माता-पिता भी जो है एक-दूसरे को देख कर के या अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर करके, कि भई यदि मेरा पड़ोसी के बच्चे का 95% आ रहा है, तो वो अपने भी बच्चों को जो है अननेसेसरी दबाव डालते हैं। तो हम सब अलग हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मतलब मैं मनोचिकित्सक हूँ, मुझे कोई बोल दे कि आपको जो है पेट की सर्जरी करनी, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एबिलिटी अलग है। सर्जन को बोल दिया जाए कि मानसिक रोगों का इलाज करिए, तो वो नहीं कर सकते। तो हम सब कहीं न कहीं एक अलग प्रतिभा रखते हैं, हमारा कैलिबर अलग है, हमारी क्षमताएँ अलग हैं, तो इसलिए हमारा कंपैरिज़न हमको किसी से नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले ही, यानी कि 6 महीने पहले ही आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो। 6 महीने पहले से ही हमें पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि मेरा 6 महीने के बाद एग्ज़ाम है, मुझे ये टॉपिक्स अभी करने बाकी हैं। जब एग्ज़ाम का पेपर आएगा तो मैं उसको इस तरीके से मैनेज करूँगा, और शुरू से ही जो है टाइम मैनेजमेंट करने आप लग जाते हैं। यानी कि जैसा मैंने बताया कि आप 1 डेढ़ घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद आप ब्रेक लेते हैं, तो आपको घर का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप अपना प्रोग्राम मत देखिए, अपने मित्रों से बात मत करिए, क्योंकि आप पढ़ाई को जितना समय देना चाहते हैं आप वो भी दे रहे हैं, प्लस अपने आप को जितना समय देना चाहते हैं वो भी आप दे रहे हैं, तो आप सब काम बैलेंस तरीके से कर रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाएगा तो आपको बिल्कुल भी तनाव की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि आपने धीरे-धीरे जैसे हम कछुआ और खरगोश की बात करते हैं, कि जो कछुआ होता है वो धीरे-धीरे करके जो है रेस जीत जाता है, तो उसी तरीके से हमको धीरे-धीरे करके जितना भी हमारा जो कोर्स होता है, जो पढ़ने का सिलेबस होता है, उसको हमको कंप्लीट करते हुए चलना चाहिए। जो मैं अपने आस-पास के बच्चों को भी यही सलाह देता हूँ, और माता-पिता से मैं विशेष आग्रह यही करता हूँ कि अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत करिए, आपके बच्चे का कैलिबर अलग है, और ये ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा 90% मार्क्स लेके आएगा, वो बहुत आगे निकल जाएगा, और जो 60% मार्क्स लेके आएगा, वो एकदम पीछे रह जाएगा। तो इस तरीके से हमको मार्क्स के बेसिस पे कभी किसी के साथ कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, इससे सिर्फ़ तनाव बढ़ता है। और जीवन में हमारा पर्पस क्या है? खुशी। हमें खुश रहना है, हमें तनाव में नहीं रहना है। तो इस तरीके से यदि चलते हैं तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में एक मज़े के तरीके से, और मैं तो ये अक्सर जो है मैं खुद भी इस तरीके से ही हैंडल करता हूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी भी हम लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं, या एग्ज़ाम गोइंग जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उसको पढ़ाते भी हैं। तो उनको हम यही कहते हैं कि आप देखो एग्ज़ाम को एक चुनौती, एक मज़े की तरह लो, कि अरे वाह! एग्ज़ाम आ रहा है, मज़ा आएगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, देखते हैं कितने नंबर मिलते हैं। मेरा मतलब मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एग्ज़ाम देना भी अपने आप में एक मज़ा है। आज की डेट में हम वो चीज़ें मिस करते हैं कि जब हम बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देते थे, तो हमें उस समय की जो फीलिंग्स होती थी कि सुबह उठ के इतने बजे हमें जो सेंटर है वहाँ पे पहुँचना होता था, और पता नहीं क्या आएगा। जो एक फीलिंग, एक जो मज़ा है एग्ज़ाम का, वो एक अलग ही होता है। तो आप उस तरीके से यदि एग्ज़ाम को हैंडल करते हैं कि वाह! ये मतलब मज़ा आएगा यार, चलो 12th का पेपर है, 10th का पेपर है, या मेरा कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मज़ा आएगा। देखते हैं कैसे लिखते हैं, मज़ा आएगा। तो वो एग्ज़ाम फिर आपके ऊपर बर्डन नहीं लगता है। तो मैं तो कभी भी ये नहीं किसी को सजेशन देता कि आप एग्ज़ाम की स्ट्रेस को नो कहिए, आप एग्ज़ाम की स्ट्रेस को यस कहिए। क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा ना, मान लीजिए कि यदि हमारे जीवन में एग्ज़ाम हो ही ना, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। यदि हमारे सामने चुनौतियाँ नहीं होंगी, तो हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। यदि हमारे समय में पीएमटी का एग्ज़ाम नहीं होता, तो मैं डॉक्टर नहीं बनता। तो एग्ज़ाम जो है उसको एक चुनौती की तरह और एक मज़े की तरह हमें देखना चाहिए कि यार मज़ा आएगा, पेपर देते हैं, देखते हैं, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। सर एक सवाल और है आपसे कि परीक्षा में सर सफलता के लिए किन बेहतर तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है जो बच्चों के लिए आगे चल के लाभदायक साबित हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि परीक्षा के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपने शुरू में ही पूछी थी, टाइम मैनेजमेंट।
पढ़ाई के लिए जो आप टाइम मैनेज करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से ही जब आपका कोर्स चालू होता है उसी समय से आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि पढ़ाई के अलावा आपको अपनी नींद पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप बता रहे थे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बोलते हैं कि भई आप रात भर पढ़ाई करो, आपको सोना कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। नींद के साथ कहीं पे भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। रात की नींद बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, रात में अच्छे से सोइए। आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, आपके जो भी शौक हैं, पढ़ाई के साथ-साथ उसको भी चालू रखिए। हमको वो चीज़ें बंद नहीं करनी है। यदि मैं सिर्फ़ बोलूँ कि आपको 12 घंटे लगातार पढ़ना है, तो आप बोर हो जाएँगे। आपको लगेगा कि पढ़ाई एक बर्डन है, मेरे सिर पे बोझा आ गया है। तो वैसा हमें नहीं करना है, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें अपने शौक भी पूरे करने हैं। यदि मेरी कोई पसंदीदा फ़िल्म है, पसंदीदा सीरियल है, तो मुझे वो भी देखना है। यदि मेरा कोई पसंदीदा खेल है, यदि मेरा शाम को खेलने के जाने का समय है, तो मैं खेलूँगा भी। लेकिन जब पढ़ाई का समय होगा, तब मैं पढ़ूँगा भी। तो मुझे हर चीज़ों को मैनेज करके चलना है, ऐसा नहीं कि यदि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं फिर 10 घंटे खेलते ही चला जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें यदि करेंगे, तो फिर उससे क्या है, पूरी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ का मैनेजमेंट एक मतलब कि आपको हर चीज़ का एक समय निर्धारित करके रखना चाहिए कि इस समय में मैं पढ़ूँगा, इस समय में मैं खाऊँगा, इस समय में मैं खेलने जाऊँगा। आप हर चीज़ का यदि प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो जीवन का कभी भी बर्डन महसूस होगा ही नहीं। और आप पूरी प्लानिंग के साथ जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट बहुत शानदार आएगा। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, कभी आप टॉपर का इंटरव्यू सुनेंगे, तो वो यही आपको बताएँगे कि हमने टाइम मैनेजमेंट किया था, हम पढ़ाई भी करते थे, हम अपने शौक भी पूरे करते थे, लेकिन हमने पढ़ाई शुरू से ही चालू करके रखी थी। एग्ज़ाम की जस्ट पहले वाली बात नहीं थी, ये शुरू से ही हमने चालू करके रखी थी। सर जी। तनाव को कम करने के क्या उपाय है सर? क्योंकि बच्चों में काफ़ी तनाव, आजकल के जो बच्चे देखे समझते काफ़ी तनाव लेते हैं हर छोटी छोटी बातों को। परीक्षा तो सर एक पार्ट है, लेकिन आमतौर पर भी देखा जाता है सर, बच्चे भी तनावपूर्ण स्थिति से गुजरते हैं। तो उसके पीछे सर आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, तनाव बच्चों में तनाव का जो महत्वपूर्ण कारण है, जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं और जो मुझे समझ में आता है, जो हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है, कंपैरिज़न। आप यदि अपनी तुलना किसी के साथ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आप तनाव को इन्विटेशन दे रहे हैं, आप तनाव को बुला रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपकी हम सब की कहीं न कहीं प्रतिभाएँ अलग-अलग हैं। तो पहली चीज़ तो हमको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए आपका कोई साथी है, आपका कोई मित्र है जो कि अच्छे नंबरों से पास होता है या कुछ आपसे अलग हट के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, तो आपको खुश होना चाहिए कि अरे यार देखो मेरा दोस्त है जो कि टॉपर है, जो जिसके अंदर ये गुण हैं, ये प्रतिभाएँ हैं, तो मुझे भी ये चीज़ें उससे सीखनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि अरे! ये तो टॉपर है, ये तो ऐसा करता है, इसके पास इतने सारे गुण हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? तो हम उसके प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर लेते हैं। यदि हम इसको इस तरीके से सोचें कि यार इसके पास इतनी प्रतिभा है, मैं कुछ सीखता हूँ इससे, तो शायद कुछ मेरे भी अंदर आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि आपको वो तनाव कभी आएगा ही नहीं। दूसरी चीज़ है कि जो भी आपके शौक हैं, उसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको यदि खेलने का शौक है, तो आपको समय पे खेलना चाहिए। आपको यदि गाने का शौक है, तो समय पे गाना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करना चाहिए। अक्सर होता क्या है, माँ-बाप भले बच्चों को डाँटते हैं, लेकिन यदि बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, तो माँ-बाप ही उस बच्चे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। तो बच्चे जो है अपनी भावनाओं को, यदि उनको स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई अपने मित्र के साथ कोई प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार का वो दबाव महसूस कर रहे हैं कि उनके नंबर अच्छे नहीं आए, तो उनको ये लगता है कि मैं अपनी भावनाओं को किसके साथ शेयर करूँ, लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। तो ये ना सोचते हुए यदि अपने माता-पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया है, उसके साथ यदि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वो देखेंगे कि उनको माता-पिता से एक बहुत ही अच्छा एक सलाह मिलेगी, उनको जो है एक सपोर्ट मिलेगा और किसी भी प्रकार के अननेसेसरी दबाव से वो बचे रहेंगे। और मैं माता-पिता से भी यही आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अपने बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने से बचें। जीवन का मुख्य उद्देश्य है खुश रहना।
फिजूल का तनाव लेके, चाहे वो बच्चे के कारण हो, चाहे वो एग्ज़ाम के कारण हो, किसी भी वजह का, आपको भी तनाव देगा, मतलब बच्चों को भी तनाव देगा, माता-पिता को भी तनाव देगा। तो हमें माइंड से फ्री रहना चाहिए। यदि 5-10 नंबर कम भी आ गए या बच्चा आपका थोड़ा ज़्यादा शैतानी भी करता है तो ठीक है, जब समय आएगा तो ज़िम्मेदारी आएगी तो सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो इस तरीके से सोच करके यदि वो चलते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों में तनाव की स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। सर एक अंतिम सवाल आपसे एक ये, क्योंकि बड़ों की सर अगर यदि बात की जाए तो इस भाग-दौड़ भरे जीवन में सर लगभग सभी से जब हम सर, चूँकि अब हम फील्ड का हमारा काम है, ज़्यादातर लोगों से सर मुलाकात होती तो सर 99.99 आदमी में यही स्थिति देखने को मिलती है सर। कोई सर अब सक्षम होने के बावजूद खुश नहीं है, किसी का कोई किसी तनाव में जी रहा है, तनाव के कारण सर उनको बीपी शुगर जैसी बीमारियां भी घेरे रहती हैं। सर सक्षम होने के बाद भी तनाव की स्थिति निर्मित होती है। तमाम जानकारियां होने के बावजूद भी सर, क्योंकि ये देखा जाता है कि लोगों को ये भी भली भांति ज्ञात है सर कि तनाव लेने से तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उसके बावजूद भी सर तनाव की स्थिति खत्म क्यों नहीं होती सर? देखिए, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और यदि कोई कॉमर्स फ़ील्ड का व्यक्ति होगा, वो पढ़ता होगा, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता था वांट्स एंड डिमांड्स। मतलब हमारी जो इच्छाएँ हैं ना, वो असीमित हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। आपके पास जो है, आप उसमें खुश नहीं हैं, आपको कुछ और चाहिए, आपको और चाहिए, आपको और चाहिए। मेरे पास मान लीजिए ये केबिन है, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे कि अरे ये क्या केबिन है? देखिए, चीज़ों को देखने के 2 नज़रिए हैं, एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव। यदि मैं ये सोचने लगूँ अरे ये क्या केबिन है मेरा, इसमें तो ये कलर का रंग नहीं लगा हुआ, इसमें तो एसी सही से काम नहीं कर रहा, इसमें तो पेशेंट के बैठने के लिए ठीक से जगह नहीं है, यहाँ तो चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पर आना पड़ता है क्लिनिक में। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिविटी में यदि मैं आऊँ तो देखो कि अरे वाह! मेरे पास इतना बड़ा केबिन है, कुछ डॉक्टर्स तो इससे भी छोटे केबिन में बैठते हैं। वाह! कितना अच्छा है, देखो मेरा जो क्लिनिक है वो तो फर्स्ट फ्लोर पे है, कुछ डॉक्टर्स तो 4th फ्लोर पे बैठते हैं, कुछ डॉक्टर्स के पास तो ये क्लिनिक जैसी कोई जगह भी नहीं है। तो ये हो गई पॉजिटिव थिंकिंग। तो हम जो काम करते हैं उसको हम एन्जॉय करते हैं। चाहे मेरे पास 5 पेशेंट आए, चाहे मेरे पास 50 पेशेंट आए। यदि 50 पेशेंट आते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि अरे वाह! आज कितने कितने सारे लोगों का मैंने इलाज किया, मज़ा आ गया। कम पेशेंट आते हैं तो सोचता हूँ कि चलो अच्छा हो गया, आज मैं घर जाऊँगा, एन्जॉय करूँगा, अच्छा हुआ आज कम पेशेंट आए। यदि कम पेशेंट आए और मैं ये सोचता कि अरे यार! कल तो 50 आए थे, आज 5 ही क्यों आए? तो इधर स्ट्रेस बढ़ता। तो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है ना, उसको हमें पॉज़िटिव करना पड़ेगा। जो हमारे पास है, उन चीज़ों में हमें उन चीज़ों के साथ हमें खुश रहना चाहिए। मैं छोटी कार में चलता हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी बड़ी कार में घूम रहा है या किसके पास कितने पैसे हैं। मेरे पास जो है, मैं उसमें खुश हूँ कि नहीं, मुझे सैटिस्फैक्शन है। रात में नींद अच्छी आती है, घर परिवार वालों को मैं समय दे सकता हूँ। पेशेंट आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, मज़ा है, शांति है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव थिंकिंग है। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति है, जो भी काम वो करते हैं, पहली चीज़ तो काम को एक मज़े के तरीके से करना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों के पास, जैसे डॉक्टर की बात, क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ, तो डॉक्टर के पास यदि पेशेंट ज़्यादा हो गए तो वो चिड़चिड़ाने लगते हैं, है ना? गुस्सा करने लगते हैं। तो वो चीज़ सही नहीं है। आप उसको, वो ये सोच रहे हैं कि अरे यार और 2 आ गए। हम इस तरीके से सोचते हैं कि नहीं अच्छा हुआ, तो 2 और लोगों का मैंने कुछ कल्याण किया, कुछ अच्छा किया, मज़ा आ गया है। चलो आज तो मैंने जो है 50 पेशेंट देख लिए। जिस दिन नहीं आए उस दिन सोचे कि नहीं आए, अच्छा है, आज मैं फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो इस तरीके से पॉज़िटिविटी को हमको भुलाना पड़ता है, अपनी थिंकिंग को वैसा करना पड़ता है। और यदि अपन दुनिया को देखते हुए चलेंगे कि इसके पास तो ऑडी कार है, इनके पास तो बीएमडब्ल्यू है, इनके पास तो बड़ा बंगला है, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि मैं उस जगह तक कब पहुँचूँगा ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं पहुँचूँगा भी कि नहीं, जो लेकिन मेरे पास है। मेरे हाथ काम करते हैं, मेरे पैर काम करते हैं, मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, खा सकता हूँ, अपनी हर इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। देखिए कि कितनी बड़ी बात है जिसको हम नज़रअंदाज करके चलते हैं। जी, यहाँ पे दुनिया में कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता, या जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं, जिनको खाने के लिए भी जो है 2 रोटी का स्ट्रगल करना पड़ता है।
तो हम कितने अच्छी स्थिति में बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो हम इस तरीके से सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रेस किसी के जीवन में आएगा। और ये यही चीज़ें जो है काउंसलिंग के समय भी जब हम काउंसलिंग करते हैं तो मरीजों को, उनके रिश्तेदारों को यही चीज़ें हम बताते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि जो उनके पास होता है वो चीज़ें नज़र नहीं आती। उनके पास जो है वो चीज़ों उनको नज़र नहीं आती, उनको कुछ और ही चीज़ों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती, इच्छाएँ ज़्यादा हो जाती, इस वजह से वो उनका तनाव बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं। साथ अंचल के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें तमाम तरह की जानकारियाँ दी। साथ ही हमें महत्वपूर्ण रूप से जो पूरी चर्चा में निकल के एक भी बात जो मुख्य रूप से सामने आई है, डॉक्टर साहब ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट आज के समय की महती आवश्यकता है। साथ ही जो बच्चों के पालक हैं उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने एक संदेश दिया है कि अपने बच्चों को किसी भी तरह से प्रेशराइज ना करें, बच्चों पर निगरानी जरूर रखें, बच्चों की मॉनिटरिंग जरूर करें, लेकिन बच्चे के खान पान पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही परीक्षा को लेकर फिर उस पर अनावश्यक दबाव ना बनाया जाए। दूसरा, इसमें यह बात सामने आती है कि परीक्षा के दौरान उसका कहीं ना कहीं उसका सब कुछ जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसका पेपर बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो बच्चों की मॉनिटरिंग करें, डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। यहाँ कोई मीडिया न्यूज़ अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि यदि आपको किसी भी तरह की इस तरह की समस्याएं आपके बच्चों में देखने को मिलती है, बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई को लेकर नज़रअंदाज करता है या संगति से आप खुश नहीं है, तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रशांत अग्रवाल जी के हम आपको यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि दुर्ग जिले ही नहीं अपितु अन्य जिलों से भी मरीज यहाँ मनोरोग से संबंधित उपचार कराने आते हैं और स्वस्थ होकर लौटते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए आप, और बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं, समय का विशेष ध्यान रखें। वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।